हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे थर्ड पेपर की, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड मैटेरियल डेवलपमेंट वाले पेपर के, जिसमें यूनिट 2 का 2.4 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें है टीचिंग अप्रोचेस के बारे में, जिसमें विभिन्न अप्रोचेस हैं। तो फर्स्ट वाली जो अप्रोच है वह है मल्टी सेंसरी। मल्टी सेंसरी का मतलब होता है बहुत सारी सेंस, ठीक है, जिनके द्वारा हम सीखते हैं, जिसमें करीब 5 सेंस हमारी होती हैं। इसमें ऑडिटरी यानी सुनने से संबंधित, विजुअल आ जाती है, विजुअल के बाद में आ जाती है हमारे पास टैक्टाइल, टैक्टाइल के बाद में आ जाता है हमारा स्मेल, और फिर आ जाता है हमारे पास टेस्ट। तो विजुअल में देखने से संबंधित, टैक्टाइल में स्पर्श करने से, यानी जिस भी चीज़ के बारे में हम स्पर्श करके सीखते हैं वह आते हैं हमारे टैक्टाइल में। स्मेल यानी सूंघ कर, हमारी नोज़ के द्वारा, जो ये नोज़ भी एक सेंस है। टेस्ट यानी टंग, जिसके द्वारा हम टेस्ट करके पहचानते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः ये इनको VAKT भी बोलते हैं, यानी वो विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल। काइनेटिक काइनेस्थेटिक का मतलब होता है गति, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिक याद करना है, आपकी मल्टी सेंसरी अप्रोच कंप्लीट हो जाएगी। बस ये टर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें ज़्यादा आपको बस आपकी सेंस के बारे में याद रखना है, उसके अनुसार आप कंप्लीट कर सकते हो उसको। अगर पेपर में आया तो आपके नंबर कंप्लीट है। जैसे सेंस आ गया, मल्टी सेंसरी आ गया, बस इतना याद रखना है कि मल्टी सेंसरी का मतलब क्या होता है। सेंस, सेंस याद रखना है आपको, इसके अनुसार आप हल कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है मोंटेसरी, यानी कि मोंटेसरी मेथड के बारे में हम इस पे पढ़ेंगे। पहले मोंटेसरी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या थी। तो इसमें है कि भाई मोंटेसरी यानी मारिया मोंटेसरी का नाम, इनका जो पूरा नाम है ना वो मारिया मोंटेसरी है। तो मारिया मोंटेसरी का जन्म इटली के चिवाले नामक स्थान पर सन 1870 में हुआ था। इन्होंने 26 वर्ष की उम्र में, यानी कि 1896 में डॉक्टरेट की उपाधि, यानी कि डिग्री हासिल कर ली थी। इटली की प्रथम महिला फिजिशियन होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। और बाल्यावस्था शिक्षण के योगदान में आज भी इन्हें याद किया जाता है, ठीक है। और इन्होंने पहली बार कमज़ोर बच्चों के लिए कार्य किया था। मारिया मोंटेसरी जी ने ही पहली बार सर्वप्रथम कमज़ोर बच्चे, मानसिक मंद जो भी है, तो उनके ऊपर काम किया था। इसके बाद इन्होंने 6 वर्ष के बच्चों को पर किंडरगार्टन में काम किया। किंडरगार्टन यानी कि एक, किंडरगार्टन का अर्थ होता है, किंडर यानी होता है पुष्प रूपी बालक, और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा रूपी विद्यालय। और जो उसको सींचता है, उनकी देख रेख करता है, यानी कि गार्डनर जिसे बोलते हैं माली, और माली रूपी शिक्षक, यानी कि जो बगीचे में पुष्प रूपी बालक की देख रेख करता है वह किंडरगार्टन कहलाता है। यानी गार्डनर होता है बालकों का ध्यान रखने वाला, गार्डनर यानी शिक्षक। और जो किंडर यानी पुष्प होता है, जो बालक होता है, यहाँ पे किंडर का बालक की संज्ञा दी गई है, और गार्डनर यानी विद्यालय, यानी गार्डन रूपी विद्यालय, जहाँ पे गार्डनर रूपी शिक्षक बच्चों की देखरेख करता है, में काम किया। इन्होंने मानव विज्ञान और प्रशिक्षण के रूप में निपुणता प्राप्त की, ठीक है। इनके स्कूल को बच्चों के घर के नाम से भी जाना जाता है। मारिया मोंटेसरी के जो स्कूल हैं, इनको बच्चों के घर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और शिक्षण पद्धति को उनके ही नाम, यानी मोंटेसरी मेथड नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं आगे। बच्चे को शिक्षा देने में निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली है निर्देशों का व्यक्तिगत होना, यानी कि व्यक्तिगत रूप में ही, यानी प्रत्यक्ष रूप में उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव करा करके उन्हें ज्ञान प्रोवाइड कराना चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें डायरेक्ट, यानी कि किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए, व्यक्तिगत रूप में, ठीक है, देना चाहिए। इंटीग्रेटेड क्लासरूम, इंटीग्रेटेड क्लासरूम यानी कि सामान्य और स्पेशल दोनों बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, समान पाठ्यक्रम ही उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। एक और होता है आपके, वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे बच्चे के अनुसार एनवायरनमेंट, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। फिर आ जाता है शिक्षण पदों का क्रमानुसार होना,
यानी बच्चे को जो सिखाएंगे वो क्रम के अनुसार सिखाएंगे, ये नहीं कि पहले डायरेक्ट ही बड़ा सिखा दिया, मतलब क्रम के अनुसार पहले छोटा फिर उससे बड़ा इस प्रकार से। सेंसरी ट्रेनिंग, बच्चे को अधिक से अधिक सेंस ट्रेनिंग देनी चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक उन्हें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। कॉन्क्रीट पदार्थों का प्रयोग, अधिक से अधिक मूर्त चीज़ों का प्रयोग कराना चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा वह मूर्त चीज़ों के संपर्क में आएगा उतना ज़्यादा सीखेगा। दंड का लोप, यहाँ पे दंड का लोप है, यानी कि दंड विधि, दंड का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। खोजो एवं सीखो, बालक खोजेगा, खोजो और सीखो पर आधारित होता है, यानी कि स्वयं खोजे और स्वयं सीखे। ये नहीं कि हम किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि ये करो ये सीखो, नहीं, वह अपनी इच्छा से सीखेगा। क्रियाओं के चयन में स्वतंत्र होना, बच्चा अपनी क्रिया में भी स्वतंत्र होता है, क्रियाओं के चयन में, कि मतलब अपनी इच्छा से क्रिया चुन सकता है और अपनी इच्छा से ही सीख सकता है। अब किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आप ये क्रिया चयन करो। ठीक है। इस विधि का प्रयोग मानसिक मंद बच्चों के पर 1899 में किया। शीघ्र ही उन्होंने यह पाया कि ये विधि सामान्य बच्चों पर भी उतनी ही प्रभावी है जितनी कि स्पेशल बच्चों पर। और इनकी विधियां जो है इटार्ड और सेगविन पर आधारित है, यानी इटार्ड और सेगविन भी एक उनकी एक विधि है जिन्हीं के आधार पर उनकी पद्धति जो है वो भी मोंटेसरी की पद्धति से मिलती जुलती है। अब आ जाता है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोंटेसरी मेथड, जिसमें हम बात करते हैं। इसमें है प्रिंसिपल ऑफ मोंटेसरी मेथड के मेथड है, पहला है व्यक्तिकता, दूसरा है विकास, तीसरा है स्वतंत्रता, स्वयं शिक्षा, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, गामक शिक्षा एवं मांसपेशीय शिक्षण और सामाजिक विकास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिकता की, यानी प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है और उसकी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है। व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक में अन्य व्यक्ति से अलग होता है, यानी कि उसके सोचने की क्षमता भी दूसरे बच्चे से अलग होती है। मोंटेसरी का विश्वास था कि हर बच्चा अपने अलग तरीके से सीखता है या कार्य करता है। विकास, विकास में कहा गया है मोंटेसरी जी ने कि भाई मोंटेसरी का मानना था कि विकास में ही शिक्षण निहित है। उनके अनुसार बच्चा एक शरीर है जो वृद्धि करता है और आत्मा विकास करती है, यानी कि शरीर जो है वह वृद्धि करता है और आत्मा विकास करती है, ये मोंटेसरी जी का मानना था। फिर आ जाता है स्वतंत्रता, यानी मोंटेसरी जी बच्चों की ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता की ओर संकेत करती है जो बच्चों के स्वभाव एवं प्रकृति के अनुसार विकास के नियम के पूर्व आज्ञाकारित से बनी है। ठीक है। बच्चों को स्वतंत्रता दो माध्यम से देनी चाहिए। पहला होता है कि भाई किसी वस्तु के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु स्वतंत्रता आवश्यक है, यानी कि बच्चा अपनी इच्छा से कुछ भी सोच सकता है वैज्ञानिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक, तो और उनको करने में भी स्वतंत्रता है। ठीक है। फिर है दूसरी है कि भाई अनुशासन आज़ादी के माध्यम से आना चाहिए, यानी कि दबाव नहीं डालना चाहिए बच्चे के ऊपर कि ये इस प्रकार आप डिसिप्लिन में रहो, या वह अनुशासन आज़ादी के माध्यम से, यानी कि हम जैसा करेंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप सीख जाएगा। बड़ों को देखकर ऑटोमेटिक सीखता है, तो हम ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, हम ऐसी कोई मिस्टेक ना करें जिससे बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट पड़े, हम एक अच्छे डिसिप्लिन में रहें, वह हमको देखकर ऑटोमेटिक सीख जाएगा। इसी प्रकार अनुशासन आना चाहिए। ठीक है। स्वयं शिक्षा, यानी कि शिक्षक बच्चे का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार क्रियाएं उपलब्ध कराता है, यानी बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनका अध्ययन करता है, क्रियाओं का अध्ययन करता है और उसके बाद में ही उन्हें क्रियाएं उपलब्ध कराता है, यानी कि उसकी जो आवश्यकता है उसी के अनुसार उसे क्रियाएं दी जाती हैं। फिर आ जाता है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण में आ जाता है मोंटेसरी जी के अनुसार ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार हैं। बिल्कुल बच्चा ज्ञानेंद्रियों से ही सीखता है। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण सीधे ही बौद्धिक विकास हेतु बच्चे को तैयार करता है। ठीक है। वे स्पर्श ज्ञान को महत्व देती थी, यानी कि जितना बच्चा स्पर्श करके सीखेगा उतना ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा होगा, ये मोंटेसरी जी का मानना था। इसी कारण उनकी शिक्षा पद्धति को स्पर्श शिक्षा पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है। इसी कारण उनकी जो पद्धति थी उनको भी स्पर्श शिक्षा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। फिर आ जाता है गामक शिक्षा या मांसपेशीय प्रशिक्षण। इसके अनुसार मांसपेशियों का सही प्रयोग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है।
फिर आ जाता है सामाजिक विकास, यानी बच्चे के विकास में सामाजिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल जैसे साफ सफाई हो गई, चिल्ड्रन हाउस के माध्यम से, यानी कि बच्चों को देखकर सीखता है, दूसरे बच्चों को देखकर, एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उसको देखकर सीखता है। भोजन की टेबल की मतलब यानी कि किस प्रकार रखनी है, कैसे साफ सफाई रखनी है, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के द्वारा बच्चा सीख जाता है सामाजिक तौर पर। फिर आ जाता है हमारी नेक्स्ट जो पद्धति है, पहली भी हो गई मल्टी सेंसरी, फिर हो गई मोंटेसरी, और अब आ गए प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्ट मेथड की विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक थे। बिल्कुल। प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड की प्रोसेस है भाई परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रयोजन कार्य का चुनाव, कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम क्रियान्वित करना और कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। यानी सर्वप्रथम बच्चों को कोई भी एक्टिविटी सिखाएंगे तो परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट जाके किसी भी काम में घुस जाएंगे, नहीं। पहले परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि भाई किस प्रकार की कौन, बहुत सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे, ये। फिर उसके बाद में उनमें से एक एक्टिविटी चुनेंगे, यानी प्रयोजन कार्य का चुनाव। उनमें से एक एक्टिविटी हम चुन लेंगे, बच्चे को चुनने के लिए स्वतंत्रता देंगे कि भाई आप ये कौन सी एक्टिविटी करना चाहोगे। भाई बच्चे के सामने एक्टिविटी रख दी, पढ़ने की, खेलने की बहुत सारी, तो और वह उनमें से एक एक्टिविटी चुन लेगा। फिर कार्यक्रम बनाएंगे, फिर उसका कार्यक्रम बनाएंगे कि भाई चुनाव कर ली, अब उसका कार्यक्रम बनाएंगे कि किस किस प्रकार से उसे करनी है। फिर कार्यक्रम क्रियान्वित करना, जो एक्टिविटी बनाई है कि भाई किस किस प्रकार से करनी है उनको बच्चा करेगा। फिर जो बच्चा कर लेगा उसके बाद में उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, कितना सीखा है, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है हमारे पास परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी कि शिक्षक बालक की क्षमता योग्यता के आधार पर परिस्थिति उत्पन्न करता है, इसके लिए बालक से विचार विमर्श किया जाता है। प्रयोजन कार्य का चुनाव, प्रयोजन कार्य का चुनाव बालक की रुचि के अनुसार चुना जाता है। प्रयोजन के गुण दोष बालक को परिचित करा देना चाहिए, ठीक है। यानी कि बच्चे को जो भी सिखाएंगे उस चीज़ के बारे में बच्चों को बता देंगे कि इसके ये बेनिफिट है, ये नुकसान है। कार्यक्रम बनाना, योजना निश्चित होने पर उसको पूरा करने के कार्यक्रम तैयार करना चाहिए, ये बच्चे की योग्यता के अनुसार मिलता है, ये मैंने आपको सबको बता दिया है पहले। कार्यक्रम क्रियान्वित करना, कार्यक्रम बनने पर बालक अपना कार्य करने और सीखने के आधार पर स्वयं करता है। शिक्षक को उनके कार्य में सहायता, निरीक्षण, प्रोत्साहन तथा आदेश भी देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पढ़ना, लिखना, वस्तुओं को एकत्रित करना आदि। फिर लास्ट है हमारा 5th, कार्यक्रम का मूल्यांकन करना। फिर आ जाता है भाई प्रोजेक्ट पूरा करने पर बालक अपने किए कार्य का स्वयं मूल्यांकन करेगा, बच्चा स्वयं मूल्यांकन करेगा। यहाँ पे स्वयं मूल्यांकन पर बल दिया गया है कि अपने अनुसार बच्चे ने कितना सीखा वह स्वयं अपने अंक निर्धारित करे, तभी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और टीचर भी मूल्यांकन करता है, फिर दोनों आपस में विचार विमर्श करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने पर अध्यापक की सहायता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फिर आ जाता है इसकी इंपॉर्टेंस, यानी महत्व। प्रत्यक्ष अनुभव होना, बिल्कुल बालक को जितना प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट वस्तुओं से परिचित कराना उतना ज़्यादा अनुभव हो बेटर होगा, करके सीखना, ठीक है। मनोवैज्ञानिकता, प्रयोगात्मकता, उपयोगिता, ये सारी चीज़ों पर बल दिया गया है, और व्यवहारिकता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।